स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे आज फिर एक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 लोकतांत्रिक किताब का यह चैप्टर नंबर 4 है जो आज मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं अपने चैनल पर चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी, चैप्टर नंबर 2 संघवाद व चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप इन लेक्चर को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप उन चैप्टर्स को भी मेरे लेक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जाति क्या है, धर्म क्या है और लैंगिक मसले क्या हैं। लिंग पर आधारित क्या मसले हैं जो हमारे समाज में या समस्त विश्व में आपको देखने को मिलेंगे। जाति और धर्म को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लैंगिक विभाजन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक ही आपकी बुक में दिया हुआ है, श्रम का लैंगिक विभाजन। ठीक है, श्रम का मतलब तो आप समझते होंगे, श्रम मतलब काम। ठीक है, श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का क्या लैंगिक विभाजन। लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है, लिंग के आधार पर विभाजन। लिंग कितने होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, 2 लिंग होते हैं। कौन कौन सा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों में श्रम का विभाजन। आपने देखा होगा हमारे भारतीय समाज में क्या होता है, जो भी कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य हुए, घरेलू कार्य हुए, इन सभी कार्यों को श्रम के आधार पर या लिंग के आधार पर बांट दिया जाता है। आपने देखा होगा अपने घरों में जो भी काम होते हैं, घर के जो भी काम हुए, जैसे खाना बनाना, ठीक है, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों को पालना, नहलाना, धुलाना, ये सब कार्य अधिकतर महिलाओं को सौंप दिए जाते हैं। जबकि बाहर जाकर सार्वजनिक जीवन जीना, काम करना, पैसे कमाकर घर में देना, ये सारे कार्य किसको दे दिए जाते हैं, पुरुष समाज को दे दिए जाते हैं। तो इसी को कहा गया है श्रम का, अर्थात कार्य का लिंग के आधार पर विभाजन ही क्या कहलाएगा, श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी देख लीजिए, समस्त कार्यों को लिंग के आधार पर बांट देना ही श्रम का लैंगिक विभाजन है। जैसे क्या होता है, स्त्रियों को घर की 4 दीवारी के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो सौंप दिए जाते हैं। जैसे बच्चों को संभालना, खाना बनाना हो तो अधिकतर स्त्रियां ही बनाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये काम प्रकृति ने नहीं सौंपे हैं, ना ही भगवान ने सौंपे हैं, ना ही कोई संविधान या कोई देश की सरकार ऐसा करती है। ये हमारे समाज में ही रीति चली आ रही है कि घर के 4 दीवारी के अंदर जो भी कार्य हैं वो महिला ही करेगी। ठीक है, जबकि बाहर के जो भी कार्य हैं, सार्वजनिक जीवन में जो भी कार्य हैं, घर रोजगार करना, ठीक है, वेतन कमाना, पैसे कमाकर घर पर लाना, ये सारे कार्य पुरुषों को दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें कोई प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, यह अपरिवर्तनीय भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसे परिवर्तित नहीं कर सके, इसे परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन प्राचीन काल से ही यह कार्य महिलाओं को दिए जा रहे हैं, घर के 4 दीवारी के, जबकि सार्वजनिक जीवन के जो भी कार्य हैं वो पुरुषों को करने को दिए जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, श्रम का लैंगिक विभाजन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, निजी और सार्वजनिक स्तर पर विभाजन। निजी मतलब व्यक्तिगत, सार्वजनिक मतलब समाज में। निजी, महिलाओं के जितने भी निजी फैसले होते हैं, मान लीजिए आपके परिवार में लड़की है और एक लड़का है। ठीक है, लड़का अपनी पसंद से शादी कर सकता है। ठीक है, जबकि क्या होता है, हमारे भारतीय समाज में लड़की को अपनी पसंद से शादी करने नहीं दिया जाता। तो महिलाएं अपने निजी फैसले लेने में भी क्या नहीं है, सक्षम नहीं है। सार्वजनिक स्तर पर तो उनका हाल और खराब है। जैसे मान लीजिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 70 सालों में कितनी महिला प्रधानमंत्री रही हैं, केवल एक, कौन, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 70 सालों में केवल एक ही महिला थी हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री बन पाई। वैसे ही आप देखें तो राष्ट्रपति के पद पर रहने वाली भी सिर्फ एक ही महिला हुई है अब तक, वो है प्रतिभा पाटिल।
तो निजी स्तर पर भी महिलाएं फैसले नहीं लेती, जबकि सार्वजनिक स्तर पर भी इनका हाल क्या है, बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो निजी और सार्वजनिक स्तर पर भी इनके साथ क्या होता है, विभाजन होता है। घर में तो ये विभाजन का सामना करती ही हैं, इनके साथ भेदभाव होता है। जैसे मान लीजिए पारिवारिक मामलों में जो भी फैसले हैं वो कौन लेता है, पुरुष लेता है। अगर आपने देखा होगा, आप 10th के बाद जो भी लड़कियां हैं वो सब्जेक्ट चूज करेंगी तो उनके पेरेंट्स कह देंगे नहीं तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कला साहित्य ही लेना है, तुम्हें हिंदी लिटरेचर लेना है, तुम्हें शिक्षिका बनना है, उस पर थूक दिया जाता है। जबकि पुरुष को क्या किया जाता है, जो लड़का होता है उसे बोला जाता है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो ये सारी चीजें हमारी भारतीय समाज में होती है और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ऐसा नहीं है कि लोग बदले नहीं हैं, बदल रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से बदलाव नहीं आया है। तो लैंगिक विभाजन हो गया। फिर निजी और सार्वजनिक स्तर पर इनके साथ क्या विभाजन होता है, तो ये हमने देखा। अब चलते हैं नारीवादी आंदोलन। नारीवादी क्या है, मैंने आपको बार बार समझाती आई हूँ। मार्क्सवाद, ठीक है, उदारवाद, तो हर जगह जो वाद शब्द होता है इसका अर्थ हर जगह होता है विचारधारा। ठीक है, वाद का अर्थ क्या होगा, विचारधारा। नारीवादी, ठीक है, नारीवाद है मतलब नारी से रिलेटेड कोई विचारधारा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का समूह जो महिलाओं को सामाजिक स्तर पर और निजी स्तर पर समान अधिकारों की मांग करते हैं। ऐसे लोगों का समूह जो महिलाओं को सामाजिक स्तर पर और निजी स्तर पर समान अधिकार देने के पक्ष में है, उन्हें आप क्या कहेंगे, नारीवादी लोग कहेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, क्या नारीवादी आंदोलन में केवल महिलाएं शामिल होंगी? तो ऐसा नहीं है, कुछ पुरुष भी होते हैं जो महिलाओं को समान अधिकार देना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों का समूह जो महिलाओं को व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समान अधिकार की मांग करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, नारीवादी कहलाते हैं या नारीवादी लोग उन्हें कहेंगे। ठीक है, और इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया जाता है उसे क्या कहेंगे, नारीवादी आंदोलन कहा जाएगा। मैंने आपको समझाया श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। फिर हमने देखा निजी स्तर पर और सार्वजनिक स्तर पर क्या महिलाओं की स्थिति में कोई फर्क है, तो हम देखेंगे आजादी के 70 सालों के बाद भी आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। ठीक, फिर हमने देखा नारीवादी आंदोलन क्या है, तो ऐसे लोगों का समूह जो महिलाओं को पारिवारिक स्तर पर मतलब घर में भी उन्हें क्या मिले, समानता का अधिकार मिले। जैसे कोई भी फैसला लिया जाए तो उनकी भी राय उनसे ली जाए। ठीक है, साथ ही सार्वजनिक स्तर पर भी उनके साथ समान अधिकार उन्हें दिए जाए। जैसा पुरुष के साथ बर्ताव होता है वैसा ही महिलाओं के साथ भी बर्ताव किया जाए। तो ये है नारीवादी आंदोलन। ठीक है, उसके बाद पितृसत्तात्मक समाज क्या है। ठीक, पितृ प्रधान समाज क्या है, आपने शब्द सुना होगा, पैट्रियार्की सोसाइटी है। तो पैट्रियार्की है क्या, पितृसत्तात्मक समाज किसे कहते हैं या पितृ प्रधान समाज क्या होता है, तो ऐसा समाज जहां घर का मुखिया या महिला के जीवन का जो मुख्य किरदार होता है वो कोई ना कोई पुरुष होता है। आप समझिए, अगर एक लड़की की बात की जाए, जब वो पैदा होती है, ठीक है, जब लड़की पैदा होती है तो उसके जीवन के सारे फैसले कौन लेता है, उसका पिता लेता है। ठीक है, जब लड़की पैदा होती है, जब तक उसकी शादी नहीं होती उससे पहले तक उसके जीवन के सारे फैसले पिता लेगा। ठीक है, और शादी के बाद ये सारे फैसले किसको थमा दिए जाते हैं, पति को थमा दिए जाते हैं। किसको थमा दिए जाते हैं, पति को। मान लीजिए उस लड़की का पति एक्सपायर हो गया, उसके पति की डेथ हो गई, तो अब भी उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। अब भी उस पर अधिकार कौन जमाएगा, उसका पुत्र। तो इसका मतलब यह है, ऐसा समाज जहां पर महिलाओं के जीवन के समस्त फैसले पुरुष द्वारा लिए जाते हैं, उस समाज को आप क्या कहेंगे, पितृसत्तात्मक समाज कहेंगे। आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई लड़की गलती करती है तो उसे बहुत बड़ी सजा भी दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपके भारतीय समाज में तो हमने सोसाइटी में देखते हैं, एक लड़की अगर अपनी पसंद से शादी कर लेती है तो परिवार वाले उससे क्या करते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उससे जान से मारने की भी कोशिश करते हैं। और यही काम अगर लड़का करता है तो उसे खुशी खुशी अपना लेते हैं।
इसे ही कहते हैं कि लड़की अगर एक गलती भी करे तो उसे गलत माना जाता है, ठीक है, और लड़के 100 गलती करें तो भी उसे माफ कर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज है या पितृ प्रधान हमारी क्या है सोच है कि लड़का चाहे कितना भी गलत करे वो सही माना जाता है। ऐसे ही आप मान लीजिए हमारे समाज में इतने सारे बलात्कार होते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे नेता, राजनेता, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बलात्कार जो होते हैं इसका रीजन लड़कियों के कपड़े हैं, ठीक है। इसका मतलब जो भी अपराध हो रहे हैं वो भी लड़की के कारण ही हो रहे हैं, उनके कपड़ों के कारण हो रहे हैं, कभी भी पुरुष को गलत माना ही नहीं जाता। तो ऐसे ही समाज को आप क्या कहेंगे, पितृसत्तात्मक समाज कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा समाज जहां मुखिया पुरुष होता है और पुरुष को कभी गलत नहीं माना जाता, वो हमेशा सही माना जाएगा, ठीक है। महिला के सारे जीवन के फैसले एक पुरुष के इर्द गिर्द घूमते हैं। मैंने आपको समझाया, जन्म से शादी से पहले तक उस पर अधिकार उसके पिता का होता है, शादी के बाद उसका पति, अगर पति की डेथ हो जाती है तो उसके जीवन का सारे फैसले लेगा उसका बेटा। तो वहां पर क्या है, जो पुरुष है वही महत्वपूर्ण है, महिला का कोई महत्व ही नहीं है। ऐसे समाज को आप क्या कहेंगे, पितृसत्तात्मक समाज कहेंगे। भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें जब महिलाओं के साथ हो रही हैं, ठीक है, महिलाओं के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, पितृसत्तात्मक समाज हो, उनके साथ भेदभाव हो, लैंगिक विभाजन हो, ठीक है, तो ये सारी चीजों के कारण, ये सारे कारणों के कारण महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो देखिए महिलाओं की स्थिति में क्या फर्क आया है या आना चाहिए। तो देखिए भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात में असमानता क्या होता है, जब से लड़की का जन्म होता है उसकी मृत्यु की जो भी साजिशें हैं वो पहले ही चालू हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे क्या होती है, जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भ धारण करती हैं, तो उनका क्या किया जाता है, लिंग परीक्षण किया जाता है कि उनके गर्भ में लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो उसे उसी गर्भ में मार दिया जाता है, इसे ही कहा जाता है भ्रूण हत्या, ठीक है। भ्रूण हत्या के कारण क्या होता है, जो भी लिंगानुपात है, अब लिंगानुपात को समझे, लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर, लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। तो महिलाओं के साथ जो सारी चीजें हो रही हैं, सारी दुर्व्यवहार जो हो रहे हैं, उसके कारण हमारे भारतीय समाज में लिंगानुपात में कमी आई है। लिंगानुपात क्या क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाता है, ठीक है। तो भारत में लिंगानुपात क्या है, तो वहां आप देख सकते हैं 1000 पुरुषों पर हमारे भारत में केवल 919 लड़कियां ही हैं, ठीक है। 1000 लड़के हैं तो केवल 919 ही लड़कियां हैं। ये क्या है, बहुत ज्यादा गैप है इन दोनों में, ठीक है। तो लिंगानुपात में कमी आई है, ठीक। बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं जहां पर 815 तक लिंगानुपात है। और ये डाटा जो मैं आपको बता रही हूँ ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बता रही हूँ। 2021 में नई जनगणना होगी तब डाटा अपडेट होगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। पालन पोषण में भेदभाव, मान लीजिए किसी लड़की का भ्रूण हत्या नहीं हुई, किसी लड़की के साथ भ्रूण हत्या नहीं हुई, उसने जन्म ले लिया, तो अब क्या होगा, उसके पालन पोषण में अंतर किया जाएगा, ठीक है। लड़के को हर सुविधा दी जाएगी, हर खेल खिलौने दिए जाएंगे, लेकिन लड़कियों के पक्ष में ये चीजें नहीं होती। उनके पालन पोषण में कमी होगी, उनसे बचपन से कहा जाएगा कि तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, तुम्हारी शादी में हमें दहेज देना है, हमें पैसे इकट्ठे करने हैं, तुम पढ़ाई मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। तो उनके पालन पोषण में क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़कों को बादाम खिलाए जाते हैं, लड़कियों को नहीं खिलाए जाते, तो ऐसा भी होता है। और ये बिल्कुल नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है। अब हमारा समाज बदल रहा है, अब लड़का और लड़की में बहुत कम भेदभाव कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी कुछ तबके ऐसे हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं जहां लड़का और लड़की में भेदभाव अब भी किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है तो हम इसे नकार भी नहीं सकते, ठीक। शिक्षा या साक्षरता के स्तर में भेदभाव, लड़कियों को पालन पोषण में भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, अधिकांश लड़कों को शिक्षा
से जोड़ा जाता है। हर पेरेंट्स चाहते हैं, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका लड़का पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, पढ़ाई करे, लिखाई करे, सब कुछ करे, शिक्षा हासिल करे, लेकिन वो लड़की को स्कूल भेजने से बचते हैं। वो तो ये मानते हैं कि लड़कियों का जीवन ही क्या करने के लिए हुआ है, चार दीवारी में रहना है और क्या संभालना है, चूल्हा चौका संभालना है। तो ये सारी जो सोच है ये कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास में रोड़ा डालती है, ठीक है, रुकावट डालती है। तो शिक्षा साक्षरता स्तर भी क्या है, इनका निम्न है। जहां पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत अगर आप जाने 2011 की जनगणना के अनुसार तो 76% पुरुषों की साक्षरता है। वही महिलाओं की बात करूं तो 54% महिला ही के साक्षरता है। तो महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितना है, 54% और पुरुषों का 76%। तो ये सारी चीजें हैं। तो पुरुष ज्यादा शिक्षित है महिलाओं की तुलना में। अधिकतर माता पिता अपने लड़के पर संसाधन लगाना ज्यादा पसंद करते हैं लड़की की तुलना में। उन्हें लगता है कि लड़की जो है वो शादी के बाद दूसरे घर चली जाएगी तो उनके लिए कोई सहायता नहीं देगी। उनको ये लगता है कि वो पढ़ाएंगे, जॉब भी लगेगी तो ससुराल वाले पैसे खाएंगे, उन्हें तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, लड़कियों को शिक्षित होने से रोकते हैं। तो शिक्षा के स्तर में भेदभाव होता है। मान लीजिए कोई लड़की शिक्षित हो गई, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, शिक्षिका बन गई, तो आगे क्या होता है, रोजगार में पिछड़ी है, उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता। अब रोजगार उन्हें क्यों नहीं दिया जाता, क्या रीजन है, क्या उनमें योग्यता की कमी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं में योग्यता की कमी है। रोजगार क्यों नहीं दिया जाता? तो सबसे पहले उन्हें माना जाता है कि शादी एक बहुत बड़ा कारण है। उन्हें ये लगता है कि शादी के बाद वो अपना घर गृहस्थी संभालने में क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएंगी, तो वो काम नहीं कर पाएंगी, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, पहला शादी हो गया, तो शादी के कारण लोग रोजगार देने से बचते हैं, जॉब देने से बचते हैं। दूसरा, उन्हें लगता है कि जब ये गर्भ धारण करेंगी, जब ये प्रेग्नेंट होगी, तब क्या होगा, तब ये जॉब छोड़ देंगी। अगर जॉब नहीं छोड़ेंगी तो इन्हें क्या दिया जाएगा, क्या देना पड़ेगा इन कंपनियों को, मातृत्व अवकाश देना होगा। मातृत्व अवकाश क्या होता है, जब कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो सरकार द्वारा ये नियम बनाया गया है कि उसे 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी और उसमें वेतन भी देना होगा। तो कंपनियां इसलिए भी लड़कियों को रोजगार देने से बचती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। वेतन में असमानता, मान लो लड़की की जॉब लग गई, जैसे मैं हूं, अगर मेरी जॉब लग जाए कहीं पर भी, कोचिंग में, स्कूल में, तो क्या होता है, पुरुष की तुलना में मेरे साथ वेतन में असमानता होती है। एक टीचर है, एक मेल है और एक मैं फीमेल हूं। मेल को 1 घंटे पढ़ाने के 5,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि मुझे 3,000 रुपए दिए जाते हैं। जबकि मैं सेम सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, सेम बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 50 बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, 50 को मैं पढ़ा रही हूँ। वही क्वालिफिकेशन उनकी है, वही मेरी है, लेकिन उन्हें 5,000 दिए जा रहे हैं और मुझे 3,000 दिए जा रहे हैं। तो हमारे समाज में क्या है, वेतन को लेकर भी महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है। सबसे पहले तो भ्रूण हत्या होती है, भ्रूण हत्या होने के कारण लिंगानुपात में कमी आई है। सेकंड, पालन पोषण में इनके साथ भेदभाव होता है। पालन पोषण हो भी जाता है तो साक्षरता दर बहुत कम है, केवल 54% साक्षरता दर है। मान लीजिए महिलाएं शिक्षित हो जाती हैं और रोजगार करना चाहती हैं या जॉब हासिल करना चाहती हैं तो उन्हें रोजगार नहीं दिए जाते। ठीक है, जॉब नहीं दी जाती। मान लीजिए अगर जॉब मिल भी गई तो उनके साथ वेतन को लेकर असमानता या वेतन कम दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अब तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया श्रम का लैंगिक विभाजन, नारीवादी आंदोलन, महिलाओं की भारत में स्थिति क्या है, महिलाओं के साथ किस प्रकार का भेदभाव होता है। साथ ही हमने समझा पैट्रियार्की समाज क्या है, अर्थात पितृसत्तात्मक समाज आप किसे कहेंगे और इसके हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़े हैं। आगे देखते हैं महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व कैसा है, कितनी सक्रिय है महिला भारतीय राजनीति में। तो महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जानने से पहले आप ये जानें कि भारत में क्या महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भारत में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए हैं
या नहीं? तो अगर आप संविधान के बारे में बात करें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की महिलाओं के लिए संविधान बनने के दौरान ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किए हैं। वो राजनीतिक अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार ही क्या कहलाता है? राजनीतिक अधिकार कहलाता है। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार शुरुआत से ही दे दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत में संविधान निर्माताओं द्वारा पहले ही महिलाओं को राजनीतिक समानता दे दी गई, अर्थात राइट टू वोट दे दिया गया। तो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार तो प्रदान किए गए हैं, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका अभी भी नगण्य ही आपको दिखाई देगी। सबसे पहले आप देखते हैं वैश्विक स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसा है। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें वैश्विक स्तर पर महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व का औसत कितना है। अगर मैं इसको पूरा विश्व मानूं, ठीक है, ये पूरा विश्व हो गया, पूरा ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी हो गई। पृथ्वी में सभी देशों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की भूमिका जाने तो 24% होगी, ठीक है। तो वैश्विक औसत कितना है? महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वैश्विक औसत कितना है? तो 24%। आप याद रखें वैश्विक स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है? तो 24%, ठीक है। अलग अलग देशों में देखें तो नार्डिक देशों में क्या है? नार्डिक देश है जैसे स्विट्जरलैंड, ठीक है, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सारे देश क्या हैं? नार्डिक देश हैं। नॉर्वे, तो यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 43% महिलाएं राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि राजनीति में सक्रिय हैं, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका में कितनी महिलाएं हैं? तो 29% महिलाएं सक्रिय हैं। वहीं यूरोप में 26% महिलाएं सक्रिय हैं, ठीक है। सहारा वाला जो अफ्रीका वाला इलाका है उसमें कितनी? तो 23% महिलाएं सक्रिय हैं। एशिया में कितनी महिलाएं हैं? केवल 19% महिलाएं हैं राजनीति में सक्रिय हैं। भारत में देखें तो यह डाटा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। केवल 11% महिलाएं जो हैं वो सक्रिय हैं राजनीति में, ठीक है। तो वैश्विक औसत कितना है? 24% और भारत का कितना है? 11%। कितना कम है? 4 में से 1 माइनस करो 3, 13% कम है। तो वैश्विक स्तर पर हमने देखा महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व क्या है, ठीक है। नार्डिक देशों में देखा 43%, अमेरिका में 29%, यूरोप में 26%, सहारा में या अफ्रीका में बात करें तो 23%, एशिया और भारत दोनों की ही हालत क्या है? गंभीर है। यहाँ महिलाएं राजनीति में सक्रिय नहीं है। आपने देखा होगा हमारे भारत में अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में कितनी सीट है? 545। किसमें? लोकसभा में। अगर हम मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में कितनी सीट है? 245। तो इन सारे सदस्यों में केवल आपको देखने को मिलेगी 77 महिलाएं ही नेता हैं, बाकी सब पुरुष हैं। तो इसे कहा जाता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भारत में बहुत कम है, नगण्य है, ठीक है। लोकसभा में देखें तो लोकसभा में 2019 के हिसाब से 14% है। लोकसभा में कितनी प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं? तो केवल 14% महिलाएं हैं, बाकी सब क्या है? पुरुष है। अगर राज्य विधानसभाओं की बात करें तो यह 5% या 5% से भी कम आपको दिखाई देगा। ये क्या है? लोकसभा में केवल 14% महिलाएं सक्रिय हैं या नेता हैं, वहीं विधानसभा में 5% महिलाएं ही शामिल हैं। सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो नारीवादी आंदोलनों द्वारा ये सुझाव दिए गए हैं, आप इन्हें मेंशन भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनका मानना है कि महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पंचायत में जो है या नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई हैं। ये आपने भारत की विकेंद्रीकरण जो टॉपिक है उसमें पढ़ा होगा, मैंने भी आपको
पढ़ाया था। तो संविधान संशोधन द्वारा इनकी मांग है कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दी जानी चाहिए ताकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। सेकंड ये कहते हैं कि राजनीतिक दल जो टिकट वितरित करते हैं, आपने देखा होगा सभी राजनीतिक दल क्या होते हैं, चुनाव के समय विभिन्न लोगों को टिकट बांटते हैं। तो इन राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए, महिलाओं को ही टिकट देना चाहिए। अगर ये क्या करेंगे, महिलाओं को ही टिकट देंगे तो महिलाएं क्या होंगी, जीत कर निकल कर आएंगी। तो ऐसे क्या होगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इनका थर्ड मांग है राजनीतिक साक्षरता को बढ़ाया जाए। महिलाओं में राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, बुरी धारणाएं हैं। उन्हें लगता है कि राजनीति क्या है, एक कीचड़ की तरह है, इसमें फंस जाएंगे अगर हम जाएंगे। तो ये सारी जो कुरीतियां हैं, ये सारी जो धारणा है, इसे परिवर्तित करना चाहिए। राजनीति में राजनीतिक साक्षरता उनके अंदर लानी चाहिए ताकि वो क्या हो, राजनीति में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर सके। इस चैप्टर को, इस पार्ट में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।